हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीतीश धुरंधर क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। दोस्तों, अगर इस चैप्टर की बात करें तो तकरीबन हर साल 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपका 6 से 7 नंबर कहीं नहीं जाए। पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं बड़े ही शानदार तरीके से और पढ़ते हैं मज़े से। दोस्तों, अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, जिसका पहला शब्द क्या है समांतर और दूसरा शब्द क्या है श्रेणी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे समांतर क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। ठीक है, तो मेरा पहला टॉपिक है श्रेणी। श्रेणी दोस्तों, अगर श्रेणी की बात करें तो कोई भी चीज़ जब एक के पीछे एक हो या फिर कहीं दूर जाकर रुक जाए तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी कहते हैं। कोई भी चीज़ जब एक के पीछे एक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं श्रेणी कहते हैं। आइए इसका परिभाषा लिख देते हैं और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा श्रेणी की परिभाषा। जब कोई चीज़ बोले तो खाने वाली चीज़ मत समझ लीजिएगा, चीज़ की जगह पे क्या हुआ कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ एक के पीछे एक हो या कहीं दूर जाकर रुक जाए तो वह श्रेणी कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ एक के पीछे एक हो या कहीं दूर जाकर रुक जाए तो वह क्या कहलाता है श्रेणी कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो इसके जगह पे आप गिनती लिख सकते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे श्रेणी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या आया है वो एक के पीछे एक आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे श्रेणी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको श्रेणी समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं समांतर की। ठीक है, समांतर तो दोस्तों समांतर की अगर बात करें तो समांतर खुद में ही दो शब्दों से मिल के बना है। ठीक है, जिसका पहला शब्द समान और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतर। जब आप समान में अंतर को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा समांतर बन जाता है। और इस चीज़ में जब हम लोग श्रेणी को ऐड करते हैं तो मेरा चैप्टर का नाम मिल जाता है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको संक्षिप्त में हम लोग APCD नोट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समांतर श्रेणी की परिभाषा की बात करें तो यहाँ से आप इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी होता क्या है तो एक ऐसा श्रेणी जिसके अवयव एक समान अंतर पे आता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आइए इसको परिभाषा हम लोग लिख देते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक ऐसा श्रेणी जिसके अवयव एक समान अंतर पर आता हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं।
ठीक है, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगा। समांतर श्रेणी का क्या होगा? एक ऐसा श्रेणी जिसके अवयव एक समान अंतर पर आता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। आइए इसके उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि समांतर श्रेणी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे संख्या का समुच्चय लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके जो दो लगातार पदों का अंतर है वो कितना कितना का है? 2-2 का है। यानी कि यहाँ पे इसके अगर पद की अंतर की बात करें तो यहाँ पे कितना का अंतर है? 2 का है। यानी कि 4 और 2 ये दोनों का जो अंतर है वो 2 का है। फिर देखिए यहाँ पे 4 और 6 इस दोनों पद के अंतर कितना है? यहाँ भी 2 का ही है। 6 में 8 जोड़ते हैं यानी 2 जोड़ते हैं तब इसका 8 बनता है। तो यहाँ पर भी अंतर कितना का है? 2 का है। यानी कि यहाँ पे 2 लगातार पदों का जो अंतर है वो हमेशा क्या आ रहा है? 2-2 आ रहा है, यानी बराबर है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं ये चीज़ को। देखिए इसका और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप प्राकृत संख्या का समुच्चय लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप प्राकृत संख्या का समुच्चय लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या का समुच्चय भी एक समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे इसके 2 लगातार पद का अंतर कितना का है? 1 का अंतर है। यहाँ भी देखिए 1 का अंतर है। यानी कि प्राकृत संख्या को आप जहाँ तक लिखिएगा उसके 2 लगातार पदों का अंतर 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो अंतर इसका क्या है? समान है। तो ये भी क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, उसके बाद आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी भी संख्या का पहाड़ा आप लिख लीजिए। किसी भी संख्या का पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा लिखते हैं जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 25। तो देखिए ये हमने 5 का पहाड़ा लिख दिया, और भी आगे तक हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में क्यों होगा? क्योंकि इसके 2 लगातार पदों के जो अंतर है वो समान आने वाला है। कितना का आएगा? देखिए यहाँ पे 5 का होगा। यानी कि 10 और 15 यानी 15-10 का जब अंतर निकालेगा तो कितना का आएगा? 5 का। यानी 5-5 का अंतर आ रहा है। तो ये भी क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी संख्या का समुच्चय एक समांतर श्रेणी में तभी होगा जब उसके 2 लगातार पदों का अंतर जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे एक संख्या का समुच्चय यहाँ पे लिखते हैं और आप लोग बताइएगा क्या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं एक 5, 9, 8, 3, 7, और ये आपके लिए सवाल है और आपको बताना है क्या ये श्रेणी में है। बताइए तो। बिल्कुल भी श्रेणी में ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जब हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे इस दोनों का जो अंतर आने वाला है, कितना का अंतर आने वाला है? 4 का। लेकिन यहाँ पर जब अंतर निकालते हैं तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना का है? 1 का अंतर है। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर और यहाँ पे 4 का अंतर। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या कहता है कि जब 2 लगातार पदों के अंतर अगर समान है तभी वह संख्या का समुच्चय समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके 2 लगातार पदों का अंतर समान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है और इसके श्रेणी में संख्या का समुच्चय कब होगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
आइए इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है सार्व अंतर। सार्व अंतर के बारे में हम लोग जानेंगे कि सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर दोस्तों, जब हम किसी भी संख्या का श्रेणी लिखते हैं तो श्रेणी किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 2 4 6 8 10, ठीक है। इस तरह से एक श्रेणी हम लोग लिख लिए हैं और इस श्रेणी में है क्योंकि इसके दो लगातार पदों का जो अंतर है वो 2-2 का यानी बराबर है, तो इस श्रेणी में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस श्रेणी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो श्रेणी दिया गया है, ठीक है, इसके दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, जो अंतर आता है उस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? सार्व अंतर कहेंगे। यानी इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि दो लगातार पदों के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? सार्व अंतर कहेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, दो लगातार पदों के अंतर को क्या कहेंगे? सार्व अंतर कहेंगे। लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं सार्व अंतर को हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और सार्व अंतर को अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल d से सूचित किया जाता है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सार्व अंतर को अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर d से सूचित किया जाता है, यानी कि d बोले तो सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर को d से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या का समुच्चय लेते हैं और सार्व अंतर निकालने का तरीका बताते हैं, किस तरह से हम लोग किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक श्रेणी लिखते हैं, जैसे ये लिखते 3 6 9 12 15, ठीक है। तो ये जो पद लिखे हैं इस पद को जो लिखने का तरीका है हम लोग इस चीज़ को, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे कि ये जो पद दिया गया है इस चीज़ को हम लोग क्या दिखाएंगे? T1 से, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कैसे दिखाएंगे? T1 से दिखाएंगे। T1 ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? T2 और ये हो जाएगा T3 और ये हो जाएगा T4 और ये होगा T5, ठीक है। इसको आप A1 से भी दिखा सकते हैं, A2 से भी दिखा सकते हैं, A3 से भी दिखा सकते हैं। आपका मन आपको जिस तरह से याद हो उस तरह से आप लोग इसको नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी लिख देते हैं A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। तो आप ये श्रेणी का D इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी भी श्रेणी का D निकालते हैं तो याद रखिएगा कि यानी कि जो अगला पद होता है, ठीक है, अगला पद में से पिछले पद को घटाएंगे, ठीक है। किसी भी दो लगातार पद के बीच जब निकालते हैं तो उसके आगे पद के आगे के जो पद होता है उसके पीछे पद वाला जो होता है उसको घटाएंगे तो मेरा सार्व अंतर निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ बात करते हैं सार्व अंतर निकालने की तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे T2 और माइनस T1 कीजिएगा, ठीक है। अब T2 का मान कितना है? 6 माइनस T1 का मान कितना है? 3, यानी कि 6 में 3 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, जो मेरा क्या आएगा? सार्व अंतर होगा। यानी इस श्रेणी का अगर सार्व अंतर की बात करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब किसी भी दो लगातार पद के बीच निकाल सकते हैं, D 3 ही आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सार्व अंतर भी समझ में आ गया होगा और किस तरह से निकालते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। या इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, D बराबर T4 माइनस का T3। तो T4 देखिए, T4 कितना है? 12, माइनस है तो माइनस। T3 कितना है? 9, तो 9 लिख लेंगे। 12 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब किसी भी दो लगातार पदों के बीच का जब अंतर निकालिएगा तो बराबर ही आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सार्व अंतर भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों और भी जानते हैं सार्व अंतर में क्या क्या चीज़ होने वाला है, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा।
दोस्तों अगर सार्वअंतर की बात करें, ठीक है, इसको आप नोट में लिखिएगा। सार्वअंतर की बात करें, ठीक है, सार्वअंतर की, तो सार्वअंतर जो है वो धनात्मक के भी रूप में आ सकता है और ऋणात्मक के भी रूप में आ सकता है। ठीक है, डी बोले तो डी प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि जब डी निकालेंगे तो डी का मान अगर प्लस में आता है तो से डी किस प्रकार से बनता है। अगर डी निकालते हैं तो डी का मान अगर माइनस में आता है तो मेरा से डी किस प्रकार से बनेगा, हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो नोट में हम लोग लिखेंगे कि सार्वअंतर धनात्मक या ऋणात्मक के रूप में आ सकता है। ठीक है, सार्वअंतर धनात्मक या ऋणात्मक के रूप में आ सकता है। अगर बात करें डी अगर धनात्मक में आता है, डी अगर धनात्मक में आता है तो समांतर से डी बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, डी अगर धनात्मक में आता है तो समांतर से डी क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा। समांतर से डी बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अगर डी जो है ऋणात्मक में आता है तो समांतर से डी क्या होगा, घटते क्रम में होगा। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब डी धनात्मक में आता है तो समांतर से डी बढ़ते क्रम में होता है और डी जब माइनस में आता है यानी ऋणात्मक में आता है तो से डी घटते क्रम में होता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे आप एक संख्या का समुच्चय लिखिए जो समांतर से डी में हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं 4, 8, 12, 16। ठीक है, अब इसका डी निकालते हैं। डी तो डी निकालने के लिए अभी हम तो देखे हैं कि किस तरह से निकालते हैं, यानी कि ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है और ये T4 है। तो T2 में अगर T1 को घटाते हैं, T2 का मान कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा T1 4, यानी कि 8 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। और ये +4 क्या बताता है कि समांतर से डी बढ़ते क्रम में होगा। यानी डी देखिए किस में आया, धनात्मक में आया, तो से डी किस में होगा, बढ़ते क्रम में होगा। तो देख रहे हैं ना आप, से डी किस में है, बढ़ते क्रम में है, लिखा हुआ है ना बढ़ते क्रम में। 4, 8, 12, 16 यानी छोटी से बड़ी की तरफ संख्या लिखाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यही डी माइनस में होता तो ये से डी घटते क्रम में होता है। ठीक है, तो डी पर ये निर्भर करता है कि डी का मान प्लस में आता है या माइनस में आता है। ठीक है, उस तरह से हम लोग से डी को निर्माण कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा से डी किस तरह से होता है, सार्वअंतर क्या होता है, ठीक है, श्रेणी क्या होता है। तो हम लोग ये चीज़ समझ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट पॉइंट आने वाला है और ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट पॉइंट है वो है समांतर श्रेणी का निर्माण। हम लोग ये जानेंगे कि समांतर श्रेणी का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है, किस तरह से करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक होगा समांतर श्रेणी का निर्माण। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक
AP लिखते हैं। और इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं। AP लिख के यानी CD लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक AP में लिखते हैं, लिख लीजिए 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग लिख लिए और ये AP में है, समांतर CD में है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो पद दिख रहा है, ये इस पद को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। इस सीढ़ी का जो पहला पद है वो कितना है, 3 है। तो पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल a से सूचित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि पहला पद क्या होता है, यानी कि सीढ़ी का जो सबसे पहला पद होता है वही उसका प्रथम पद कहलाता है और उसको हम लोग स्मॉल a से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो संख्या दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। देखिए, ठीक है, इस सीढ़ी का सबसे अंतिम पद क्या है, यही तो है 15। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंतिम पद लिखेंगे, ठीक है, अंतिम पद। और इसको हम लोग दिखाते हैं an से, ठीक है, an, या फिर आप इसको tn से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतिम पद हो गया। और बात करते हैं यहाँ पे जो कुल पद लिखा हुआ है, कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो कुल पद की बात करें तो यहाँ पे कुल पद की संख्या कितना है, 5 है। गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कुल पदों की संख्या को हम लोग n से दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि सीढ़ी का प्रथम पद क्या होता है और प्रथम पद को कैसे सूचित करते हैं। सीढ़ी का अंतिम पद क्या होता है, अंतिम को कैसे सूचित करते हैं, अंतिम पद को तो an से करते हैं, ठीक है। और कुल पदों की जो संख्या है उसको हम लोग n से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितना है, 5 है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं और इसमें आप लोग बताइए कि कुल पदों की संख्या कितना है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है, 42। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, बताइए कितना है, तो 6। गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी n बराबर जो है, n बराबर वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लिए होंगे, ठीक है। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो यही सब लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं और हम लोग जो जानने वाले हैं समांतर श्रेणी का निर्माण, इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह सीढ़ी का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए किस तरह से समांतर श्रेणी का हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से ज़बरदस्त चीज़ निकलने वाला है जो इस चैप्टर का सबसे मेन हथियार है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे हम लोग एक सीढ़ी लिखते हैं जो बार बार लिखते हैं। आप इसके जगह पे आप किसी भी संख्या का समूह लिख सकते हैं, ठीक है, पर वो समांतर सीढ़ी में होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बार बार यही लिखते हैं, तो ये नहीं समझ लीजिएगा कि सर याद करके हैं, ठीक है। आप लोग इसके जगह पे कोई और भी संख्या का समूह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक AP, ठीक है, AP लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, आगे भी हो सकता है, ठीक है। इतना तक हम लोग लिख लिए हैं। तो इस सीढ़ी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 होगा, अंतिम पद क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 5 होगा, ये तो आपको पता है। और D क्या करेंगे, यानी कि T2 में T1 कर देंगे तो ये D मेरा निकल जाएगा, जो कि सार्वंतर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है। अगर यहाँ पे प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद को कैसे सूचित किए थे, A से, ठीक है। तो प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 3 है। D की बात करें D, तो D यानी कि T2 में T3 घटाएंगे, यानी कि 6 में 3 को माइनस करेंगे तो 3 निकलेगा, ठीक है। तो A और D हमें पता चल चुका है। अब आइए सीढ़ी किस प्रकार से हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे
पहला पद की अगर बात करें तो पहला पद को हम लोग कैसे से दिखाते हैं, ए से, और ए का मान कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लिए, ठीक है। पहला पद यानी सिर्फ ए होगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। दूसरा पद की अगर बात करें तो दूसरा पद, अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। दूसरा पद की अगर बात करें तो a प्लस 1d लिखेंगे यहाँ पे। याद रखिएगा, आपसे अगर जिस पद के बारे में पूछा जाए, ठीक है, उससे एक कम d बताना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा पद है तो दूसरा पद में क्या होगा, a तो लिख दिए, और प्लस का दूसरे पद में जब 1d घटाएंगे तो 1d होगा, यहाँ पे एक ही तो d है, ठीक है। अब इसका मान हम लोग भरेंगे, a कितना है 3 है, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, d कितना है 3। अब 3 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। देखिए इसका पहला पद क्या था 3 था, इसका पहला पद मिल चुका है। दूसरा पद क्या है 6, इसका भी दूसरा पद 6 मिल चुका है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा पद के बाद क्या हो जाएगा तीसरा पद। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद की बात हो रहा है तो तीसरा पद में क्या लिखेंगे, ए तो सब में ही चलेगा, यहाँ पे ए सब में चलेगा, ठीक है। तीसरा पद अभी जस्ट बताया था ना, आपसे जिस पद के बारे में पूछा जाएगा उससे एक कम डी लिखना है। तो यहाँ पे तीसरा पद है तो तीसरा पद में एक डी कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2d। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a प्लस का 2d। अब फिर से इसका मान भरेंगे तो a देखिए कितना है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लस 2 और d के बीच में क्या है गुना का चिन्ह है तो गुना हम लोग लिख लेंगे 2 गुने, और d का मान है 3, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे 9। ये देखिए अगला पद भी मेरा आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप चौथा पद भी निकाल सकते हैं, चौथा पद, ठीक है। चौथा पद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और चौथा पद पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे एक कम d बताएंगे यानी 3d बताएंगे। तो यहाँ से हम लोग मान भर सकते हैं। फिर से a जो है 3 है और d हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने 3, तो 3 तिया 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे 12। देख रहे हैं सब d का जो संख्या है वो मेरा आ रहा है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चौथा पद हो गया, तो जब हम पाँचवा पद लिखेंगे, पाँचवा पद, तो पाँचवा पद फॉर्मूला क्या होगा a प्लस का 4d, यानी जिस पद के बारे में पूछा जाएगा उससे एक कम d बताना है। देख रहे हैं यहाँ पे पाँचवा पद है तो 4d हुआ। अगर छठा पद लिखते हैं, छठा पद, तो छठा पद क्या हो जाएगा a प्लस का 5d। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा सातवां पद तो a प्लस 6d, आठवां पद पूछा जाएगा तो a प्लस 7d। तो इसी तरह से जब हम nवां पद निकालते हैं, ठीक है, nवां पद निकालते हैं तो a तो सब में लिखा रहा है तो यहाँ पर भी लिखा है a प्लस, ठीक है। अब nवां पद पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छठा पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 5d यानी एक कम d। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं nवां पद, तो जिस पद निकालते हैं जिस पद का मान निकालते हैं उसमें एक कम d करते हैं। तो यहाँ पर निकाल रहे nवां पद, तो n में क्या करेंगे एक कम करना है और d लिख देना है। और यही मेरा इस चैप्टर का सबसे धांसू फार्मूला है जो हर सवाल को उड़ाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ a क्या है प्रथम पद है, n क्या है कुल पदों की संख्या है, ठीक है, और d क्या है सार्व अंतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और ये मेरा फार्मूला भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो आइए अब ये चीज़ देखते हैं कि सवाल में इस चैप्टर में किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग 1-2 सवाल करते हैं और ये मेरा थ्योरी पोर्शन है जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1-2 सवाल देखते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं या फिर एक्सरसाइज में सवाल आता है। तो आइए अब हम लोग 1-2 सवाल करके देखते हैं।
कि एक्सरसाइज में सवाल किस किस टाइप का पूछा जाता है या फिर एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे लिखते हैं 2 4 6 8, ठीक है, इतना तक से नहीं लिख देगा और यहाँ से डैश लगा देगा और पूछेगा इसका 10वां पद निकालिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10वां पद निकाल लेंगे तो आप क्या सोचिएगा, ये गिनती है, काउंटिंग है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, आप लिख सकते हैं काउंटिंग, लेकिन काउंटिंग तब लिखना संभव है जब ये 10वां पद पूछे, इसका 15वां पद पूछे, ठीक है, और 100वां पद पूछ देगा तो काउंटिंग लिखते ही रह जाइएगा, ठीक है। इसको हम लोग फार्मूला से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 10वां पद पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद क्या हो जाएगा 2, ठीक है, पहला पद 2 है और ये इसका डी निकालेंगे तो डी कितना हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2, और ये जो 10वां पद जो दिया गया है ये पदों की कुल संख्या है, ठीक है। 10वां पद पूछा जा रहा है तो पदों की कुल संख्या को कैसे सूचित किए थे, n से, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सब चीज़ लिख लिए हैं। अब हमसे पूछा है 10वां पद, निकाल लेते हैं। n बराबर, n पद तो यही ना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ठीक है। अब देखिए a और n के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अब सबका मान भर लेते हैं। a का मान कितना है 2, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2, n कितना है 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 और माइनस का 1 इंटू d कितना है 2 है, ठीक है। इस तरह सब सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 में 2 जोड़ेंगे क्या निकलेगा 20 निकलेगा। अतः 10वां पद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो तरीका क्या है आइए समझते हैं। देखिए अभी हम जस्ट कुछ देर पहले जब शेडी का निर्माण कर रहे थे तो बताए थे कि आपसे जिस पद के बारे में पूछा जाएगा उससे एक कम डी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10वां पद पूछा जा रहा है तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d, एक कम डी बताना है। तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं, यानी 10वां पद जब निकालेंगे 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 10वां पद के बारे में पूछा जाए तो इससे एक कम डी बताएंगे तो a प्लस का क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान देखिए कितना है 2 प्लस 9d, 9 गुने d कितना है इसका 2, तो 9 दूनी 18 और 2 20। देखिए सवाल यहाँ भी निकल आ चुका है 20 और यहाँ भी 20 निकल के आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही पर रखते हैं, धन्यवाद।